चलिए देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का कंप्यूटर ज्ञान। इसमें 85 से प्लस चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर अप्रोच के साथ है। ऑल फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक है। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 देखेंगे। चैप्टर नंबर 16 है कंप्यूटर के उभरते प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर में उभरते टेक्नोलॉजी, ठीक है, जैसे ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ब्लॉग, ई कॉमर्स, मोबाइल ऐप्स, अननवीनीकरणीय कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, बिग डेटा एनालिसिस, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी के अनुप्रयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन से संबंधित शब्दावली, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, अब है 17 नंबर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी देखेंगे कंप्यूटर के उभरते प्रौद्योगिकी। चलिए देखते हैं कंप्यूटर के उभरते प्रौद्योगिकी। इससे पहले एक मोटिवेशनल सुन लेते हैं। दोस्त के लिए है, ना मिले अगर किसी का साथ तो, ना मिले अगर किसी का साथ तो हमको याद कर लेना। ठीक है, ना मिले अगर किसी का साथ तो हमको याद कर लेना, जब तन्हाई सताए तो हमसे बात कर लेना। खुशियाँ बांटने के लिए तो आपके 1000 दोस्त होंगे, मगर खुशियाँ बांटने के लिए तो आपके 1000 दोस्त होंगे, मगर जब गम बांटने हो तो हमें याद कर लेना। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है? कंप्यूटर के उभरते प्रौद्योगिकी के बारे में। चलिए देखते हैं, चैप्टर नंबर 16 है। ठीक है, दैनिक जीवन में संचार एक आवश्यक कारण है। दैनिक जीवन में संचार क्या है? एक आवश्यक कारक है। दैनिक जीवन में कार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए संवाद आवश्यक है। यानी दैनिक जीवन में कार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए संवाद क्या है? आवश्यक है। संचार प्रभावी एवं दो तरह के होना आवश्यक है। यानी संचार प्रभावी एवं दो तरफा होना क्या है? आवश्यक है। संचार इंटरनेट का सबसे लोकप्रिय उपयोग है। संचार जो है इंटरनेट का क्या है? सबसे लोकप्रिय उपयोग है। इंटरनेट के माध्यम से संचार को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ये इंटरनेट के माध्यम से संचार को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अब है इसमें ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। अब है ई कॉमर्स क्या है? ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नमेंट सर्विसेज। ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नमेंट सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल का अर्थ है संदेशों का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आदान प्रदान। इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल का अर्थ है संदेशों का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आदान प्रदान करना। ईमेल प्राप्त करने के लिए एक नई मेल अकाउंट और ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होती है। ईमेल प्राप्त करने के लिए एक नई मेल अकाउंट और ईमेल एड्रेस की क्या होती है? आवश्यकता होती है। दूसरे व्यक्ति को ईमेल भेजने के लिए भी उनके ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होती है। दूसरे व्यक्ति को ईमेल भेजने के लिए भी उनके ईमेल एड्रेस की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अब ईमेल भेजने के लिए निम्न चरणों का अनुसरण करना पड़ता है। यानी ईमेल भेजने के लिए क्या होता है? निम्न चरणों का अनुसरण, यानी निम्न भाग कोई तरह के कैटेगरी से निकलना पड़ता है। जैसे पहला है, सबसे पहले सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है। यानी ईमेल में सबसे पहले सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद ईमेल पर प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है। इसके बाद ईमेल प्रोग्राम क्या कहता है? स्टार्ट किया जाता है, जैसे जीमेल, याहू, रेडियो, हॉटमेल आदि होता है। दूसरा है, ईमेल अकाउंट में लॉगिन करके कंपोज बटन दबाया जाता है। यानी ईमेल अकाउंट में लॉगिन करके कंपोज बटन को दबाया जाता है। न्यू मैसेज नामक एक विंडो दिखाया जाता है। न्यू मैसेज नामक क्या है? एक विंडो दिखाई देती है। अब है टू बॉक्स में, यानी टूल बॉक्स में पता लिखा जाता है। टू बॉक्स में क्या है? पता लिखा जाता है जिससे यह ईमेल भेजना होता है। टू में क्या होता है? पता लिखा जाता है जिससे यह भेजना होता है। इसी विंडो एक से ज़्यादा ईमेल एड्रेस भी लिखे जा सकते हैं। इसी विंडो से एक से ज़्यादा ईमेल एड्रेस लिखे जा सकते हैं। चौथा है,
दिए गए उचित स्थान पर ईमेल का सब्जेक्ट लिखा जाता है, यानी दिए गए उचित स्थान पर ईमेल का सब्जेक्ट लिखा जाता है। अब दिए गए टेक्स्ट एरिया में अपना मैसेज टाइप करते हैं, यानी दिए गए टेक्स्ट एरिया में क्या होता है, अपना मैसेज टाइप करते हैं। छठा है, अपने में अंत में ईमेल भेजने के लिए सेंड बटन पर क्लिक किया जाता है। अंत में ईमेल भेजने के लिए सेंड बटन पर क्या कहता है, क्लिक किया जाता है। ईमेल एड्रेस के बारे में आते हैं, ईमेल एड्रेसिंग, यानी ईमेल एड्रेस पर ईमेल एड्रेस एक मानक रूप में लिखा जाता है। ईमेल एड्रेस क्या होता है, एक मानक रूप में लिखा जाता है। इसे दो भागों में विभाजित किया था, इसे दो भागों में विभाजित किया था। पहला है डोमेन नेम, क्या है, डोमेन नेम। यह ईमेल सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिए जाते हैं, यह ईमेल सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिए जाते हैं। अब यूजर नेम, यूजर नेम और डोमेन नेम को एक विशेष संकेत @ चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। यूजर नेम जो है, यूजर नेम और डोमेन नेम को एक विशेष संकेत @ चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। अब ईमेल प्रदान वह वेबसाइट है, ईमेल प्रदाता वह वेबसाइट है जो ईमेल को होस्ट करता है, जो ईमेल को क्या करता है, होस्ट करता है। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होती है, इसे कहीं भी स्पेस नहीं देनी चाहिए, इसमें कहीं भी स्पेस नहीं देनी चाहिए। अब ईमेल की संरचना, ईमेल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल। अब ईमेल संदेश में विभिन्न घटक शामिल है, ईमेल संदेश में विभिन्न क्या है, घटक शामिल है। वे है जैसे मेल हेडर, अभिवादन, टेक्स्ट व हस्ताक्षर, ये सब है, ठीक है। ईमेल हेडर क्या, ईमेल हेडर, ईमेल संदेश की पहली पंक्ति को ईमेल हेडर कहा जाता है, ईमेल संदेश की पहली पंक्ति को ईमेल हेडर कहा जाता है। हेडर भाग में निम्नलिखित फील्ड शामिल है, हेडर भाग में क्या है, निम्नलिखित फील्ड शामिल है। जैसे क्या है, फॉर्म, यानी यह फील्ड प्रेषक को एड्रेस को दर्शाता है, यह फॉर्म जो होता है यह फील्ड के प्रेषक के एड्रेस को दर्शाता है, अर्थात जिसे यह मेल भेजी जाती है, ठीक है। अब डेट, यह उस दिनांक को दर्शाता है जिस दिन मेल भेजी गई थी। 2, यह फील्ड प्राप्तकर्ता के एड्रेस को दर्शाता है, अर्थात जिसको यह मेल भेजी गई है। सब्जेक्ट, ईमेल का उद्देश्य इस फील्ड द्वारा दर्शाया जाता है, यह सटीक और बिंदुवत होनी चाहिए। सीसी का मतलब होता है, इसका अभिप्राय कार्बन कॉपी से है, इसका मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी से होता है। इसमें उस प्राप्तकर्ता के एड्रेस शामिल होते हैं जिनको सिर्फ उस मेल को ही सूचना देनी होती है, क्या होता है, सूचना देनी होती है। अब BCC, इसका अर्थ ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, इसका अर्थ क्या है, ब्लाइंड, इसका अर्थ ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब प्राप्तकर्ता में एक जाता है, इसका उपयोगकर्ता तब किया जाता है जब प्राप्तकर्ता एक जाता है, जब प्राप्तकर्ता में एक या एक से अधिक को या नहीं बताना चाहते हैं कि संदेश में किसी और को जोड़ा गया था। अब एक ग्रीटिंग, क्या है, ग्रीटिंग, यह वास्तविक संदेश का आरंभिक भाग है, ग्रीटिंग जो है यह वास्तविक संदेश का क्या है, आरंभिक भाग है। दूसरा है टेक्स्ट, यह संदेश के वास्तविक सामग्री का प्रतिनिधित्व करता है, यह संदेश का वास्तविक सामग्री का प्रतिनिधित्व करता है। अब है सिग्नेचर, क्या है, सिग्नेचर, यह ईमेल संदेश का अंतिम भाग है, यह ईमेल संदेश का क्या है, अंतिम भाग है। इसमें प्रेषक का नाम, पता और संपर्क नंबर शामिल है, इसमें प्रेषक का नाम, पता और संपर्क नंबर क्या है, शामिल होता है। अब है फेसबुक के बारे में आता है। फेसबुक एक अमेरिकी कंपनी है, फेसबुक क्या है, एक अमेरिकी कंपनी है, यह सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक एक अमेरिकी कंपनी है, ये क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग, एडुआर्डो सेवरिया, डेस्टिन मोस्कोविट्ज और क्रिस ह्यूज ने की थी, मोस्कोविड और क्रिस ह्यूज ने की थी। ये सभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र थे, ये सब किसके, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र थे। यह टेक्स्ट, फोटो, वीडियो आदि को साझा करने की अनुमति देता है, यह टेक्स्ट, फोटो, वीडियो आदि साझा करने क्या देता है, अनुमति देता है। अब आते हैं ट्विटर, क्या है ट्विटर, ट्विटर जो है मार्च 2006 में जैक
नोवा ग्लास, बीज स्टोन और इवान विलियम्स द्वारा ट्विटर बनाया गया। 2006 में जैक डोर्सी, नोवा ग्लास, बीज स्टोन और इवान विलियमसन द्वारा ट्विटर को बनाया गया। और 15 जुलाई 2006 को लॉन्च किया गया। 15 जुलाई 2006 को लॉन्च किया गया। ट्विटर उपयोगकर्ता को संदेश भेजने और उत्तर देने की अनुमति देता है। संदेश भेजने उत्तर देने की क्या अनुमति देता है। इस प्रकार के संदेश को ट्विटर के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार संदेश को क्या है, ट्विटर के रूप में जाना जाता है। ट्विटर में पहले शब्द की सीमा 140 थी, लेकिन अब 8 नवंबर 2017 से शब्द की सीमा दुगुनी यानी 280 कर दिया गया है। अब है लिंक्डइन, क्या है, लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन जो है, लिंक्डइन व्यावसायिक समुदाय के लिए बनाया गया एक पेशेवर सोशल नेटवर्किंग साइट है। लिंक्डइन व्यावसायिक समुदाय के लिए बनाया गया एक पेशेवर सोशल नेटवर्किंग साइट है। यह पंजीकृत सदस्यों को उन लोगों के नेटवर्क को स्थापित करने और डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति देता है जिन्हें वे जानते हैं और पेशेवर रूप से भरोसा करते हैं। यह पंजीकृत सदस्यों को उन लोगों को नेटवर्क को स्थापित करने और डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति देता है जिन्हें वे जानते हैं और पेशेवर रूप से भरोसा करते हैं। अब इसकी स्थापना 28 दिसंबर 2002 को हुई थी और 5 मई 2003 को लॉन्च किया गया। 28 दिसंबर 2002 को हुई थी और 5 मई 2003 को क्या लॉन्च किया गया। अब है इंस्टाग्राम, क्या है, इंस्टाग्राम के बारे में आते हैं। इंस्टाग्राम एक फ़ोटो और वीडियो साझा करने वाली सोशल नेटवर्किंग सेवा है। इंस्टाग्राम जो है एक फ़ोटो और वीडियो साझा करने वाली क्या है, सोशल नेटवर्किंग सेवा है। यह फेसबुक से स्वामित्व में है। यह फेसबुक के क्या है, स्वामित्व में है। इंस्टाग्राम जो है केविन सेस्ट्रोन और माइक क्रूगर द्वारा बनाई गई थी। इंस्टाग्राम को केविन और मूल रूप से अक्टूबर 2010 में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एप्पल के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है। अब फिर इसके 2 साल बाद इंस्टाग्राम को एंड्रॉयड मोबाइल के लिए लॉन्च किया गया। यह ऐप 33 भाषाओं में उपलब्ध है। अब व्हाट्सएप, क्या है, व्हाट्सएप के बारे में आते हैं। व्हाट्सएप की स्थापना जॉन कॉम और ब्रेन एक्सन ने की थी। व्हाट्सएप की स्थापना जॉन कॉम और ब्रेन एक्सन ने की थी। इसे शुरू में जनवरी 2009 में रिलीज किया गया था। यह एक फ्रीवेयर क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग और वॉइस ओवर आईपी VoIP सेवा है। यह फेसबुक के स्वामित्व में है। क्या है, फेसबुक के स्वामित्व में है। अन्य शब्दों में यह मोबाइल आधारित मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिसे आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से अन्य लोगों में मोबाइल फ़ोन पर टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो संदेश भेज सकते हैं। अब टेलीग्राम, यह टेलीग्राम मैसेज LLP लंदन द्वारा डेवलपमेंट की गई यह एक क्लाउड आधारित और त्वरित संदेश और वॉइस ओवर आईपी सर्विस है। अब टेलीग्राम को 2013 में रूसी उद्यमी पावेल डुरोव और उनके भाई निकोलाई ने लॉन्च किया था। यानी किसने, पावेल डुरोई और उनके भाई को निकोलाई ने लॉन्च किया था टेलीग्राम का। अब टेलीग्राम क्लाइंट ऐप एंड्रॉयड, iOS, आईफोन, विंडोज NT, अब मैक OS और लिनक्स के लिए उपलब्ध है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से उपयोगकर्ता किसी भी प्रकार के संदेश, फोटो, वीडियो, स्टिकर, ऑडियो और फाइलें प्रत्येक फाइल के अनुसार 1.5 गीगाबाइट तक भेज सकते हैं। अब ब्लॉग, क्या है, ब्लॉग 17 दिसंबर 1997 को जॉन वार्गर द्वारा टर्न वेबलॉग तैयार किया गया था। अब शॉर्ट फॉर्म ब्लॉग को पेटर मेरहोल्ज ने किया था। शॉर्ट फॉर्म ब्लॉग को पेटर मेरहोल्ज ने किया था। ब्लॉग का उपयोग समाचार और समीक्षाएं प्रकाशित करने और उत्पादों और विचारों को चर्चा करने के लिए किया जा सकता है। अब ब्लॉग या वेबलॉग गूगल का एक प्रोडक्ट है जो कि वेबसाइट की तरह काम करता है।
यह गूगल द्वारा की गई फ्री सर्विस है। यह गूगल द्वारा की गई क्या है? फ्री सर्विस है। ब्लॉग के जरिए आप अपनी बातों को पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे हम फेसबुक पर कोई पोस्ट डालते हैं तो वह पोस्ट कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाती है, परंतु ब्लॉग पर लिखी गई आपकी पोस्ट हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है जो गूगल पर उसके बारे में सर्च करता है। अब है ई कॉमर्स। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में जानते हैं। ई कॉमर्स से तात्पर्य ऑनलाइन कंडक्ट किया जाने वाला वाणिज्य लेन देन से है। ई कॉमर्स से तात्पर्य ऑनलाइन कंडक्टन से किया जाने वाला क्या है? वाणिज्य लेन देन से है। अब इसका मतलब है कि जब जब भी आप इंटरनेट का उपयोग करके कुछ खरीदते हैं और बेचते हैं तो ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करते हैं एवं डेटा शेयर करते हैं। अब है ई कॉमर्स मॉडल के प्रकार, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मॉडल के 4 मुख्य प्रकार हैं जो उपभोक्ताओं और व्यवसायों के बीच होने वाले लगभग हर लेन देन का वर्णन कर सकते हैं। अब है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। जब ऑनलाइन बिजनेस 2 से अधिक बिजनेस कंपनियों, संस्थानों, एजेंसियों के बीच किया जाता है। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, यानी जब ऑनलाइन बिजनेस दो से अधिक बिजनेस कंपनियों, संस्थानों, एजेंसियों के बीच किया जाता है, यह बिजनेस टू बिजनेस B2B कहलाता है। उदाहरण के लिए मैन्युफैक्चर थोक व्यापारी को सामान बेचता है। उदाहरण के लिए मैन्युफैक्चर थोक व्यापारी क्या करता है? सामान बेचता है। और थोक व्यापारी फुटकर विक्रेताओं को सामान बेचता है। और थोक व्यापारी फुटकर विक्रेताओं क्या करता है? सामान बेचता है। अब है B2B, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। ई कॉमर्स का सबसे प्रचलित रूप B2C है। B2C से किसी भी मानव सहभागिता की आवश्यकता के बिना शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से आम जनता को सामान बेचने वाले व्यवसाय शामिल है। यानी ई कॉमर्स का सबसे प्रचलित रूप B2C है। B2C से किसी भी मानव सहभागिता की आवश्यकता के बिना शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से आम जनता को सामान बेचने की व्यवसाय मिलता है। अब इसका एक उदाहरण है Amazon.com। क्या है? Amazon.com। अब इसके अतिरिक्त जब आप एक प्रकाश से अपने लिए कोई किताब ऑर्डर करते हैं, यानी इसका जब कोई एक प्रकाशन से आप किताब ऑर्डर करते हैं तो यह शॉपिंग किसी बिजनेस मॉडल में शामिल होती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन सीधा बिजनेस से उपभोक्ता के बीच होता है। यह भी बिजनेस टू कंज्यूमर पर आधारित है, बिजनेस टू कंज्यूमर पर आधारित होता है। अब है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। जब एक ग्राहक अपना सामान अथवा सेवाएं सीधे बिजनेस को बेचता है। जब एक ग्राहक अपना सामान अथवा सेवाएं सीधे एक बिजनेस को बेचता है, यह ई कॉमर्स मॉडल C2B कहलाता है। क्या कहलाता है? C2B कहलाता है। उदाहरण के लिए एक फोटोग्राफर, गायक, कॉमेडियन, नृत्यक, यूट्यूबर आदि अपने दर्शकों के हिसाब से बिजनेस से उत्पाद प्रचार के शुल्क ले सकते हैं और अपनी कुछ सेवाएं रॉयल्टी के आधार पर भी उपलब्ध करा सकते हैं। और कुछ सेवाएं क्या होता है? रॉयल्टी के आधार पर उपलब्ध करा सकते हैं। अब है मोबाइल ऐप। क्या है? मोबाइल ऐप एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसे आमतौर पर ऐप के रूप में संदर्भित किया जाता है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक मोबाइल एप्लीकेशन जिससे आमतौर पर ऐप के रूप में संदर्भित किया जाता है, यह एक प्रकार क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब है इसे मोबाइल डिवाइस पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया। इसे मोबाइल डिवाइस पर चलाने के लिए क्या किया है? डिजाइन किया गया। जैसे स्मार्टफोन या टैबलेट कंप्यूटर। स्मार्टफोन या टैबलेट कंप्यूटर मोबाइल एप्लीकेशन अक्सर पीसी पर एक्सेस करने वालों को समान सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदान करता है। मोबाइल एप्लीकेशन पर अक्सर पीसी का एक्सेस करने वालों को समान सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। यह एप्लीकेशन आमतौर पर सीमित फंक्शन के साथ छोटे व्यक्तिगत सॉफ्टवेयर यूनिट्स है। यह एप्लीकेशन आमतौर पर सीमित फंक्शन के साथ छोटे व्यक्तियों को सॉफ्टवेयर यूनिट्स है। अब है ऐप सॉफ्टवेयर का यह उपयोग मूल रूप से एप्पल INC और इसके ऐप स्टोर द्वारा लोकप्रिय किया गया था, जो आईफोन, आईपैड और आईपॉड टच के लिए हजारों एप्लीकेशन प्रदान करता है। अब मोबाइल एप्लीकेशन को ऐप, वेब ऐप, ऑनलाइन ऐप, आईफोन ऐप या स्मार्टफोन ऐप के रूप में भी जाना जा सकता है। कुछ प्रमुख कंप्यूटर पदावली एवं ऐप्स।
OTP वन टाइम पासवर्ड को समझना। OTP का अर्थ है वन टाइम पासवर्ड, जिसे वन टाइम पिन भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम अन्य डिजिटल डिवाइस पर एक पासवर्ड है जो केवल एक लॉगिन सत्र या लेनदेन के लिए मान्य है। OTP पारंपरिक स्थैतिक पासवर्ड आधारित प्रमाणीकरण से जुड़ी कई कमियों से बचते हैं। अब साइबर सुरक्षा खतरों में वृद्धि के साथ ही यह आपके वेब अनुप्रयोगों को सुरक्षा मानकों और उनके उन्नत करने के लिए आवश्यक है। अब क्यूआर रिस्पॉन्स कोड क्विक रिस्पॉन्स कोड एक प्रकार का मैट्रिक्स बार कोड या दो आयामी बार कोड है, जिसे पहली बार 1994 में जापान में मोटर वाहन उद्योग के लिए डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा? मोटर वाहन उद्योग के लिए डिजाइन किया गया था। एक बारकोड एक मशीन पठनीय ऑप्टिकल लेबल होता है। एक बारकोड एक मशीन पठनीय ऑप्टिकल लेबल होता है, जिसमें उस वस्तु के बारे में जानकारी होती है। क्या होती है? जानकारी होती है, जिससे यह जुड़ा होता है। यह जुड़ा होता है। व्यवहार में क्यूआर कोड में अक्सर किसी लोकेटर, पहचानकर्ता या ट्रैकर के लिए डेटा होता है, जो किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन को क्या करता है? इंगित करता है। अब एक क्यूआर कोड 4 मानकीकृत एनकोडिंग मोड, संख्यात्मक, अल्फा न्यूमेरिक, वेबसाइट बाइनरी और कांजी का उपयोग करता है, ताकि डेटा को कुशलता से संग्रहित किया जा सके एवं एक्सटेंशन का उपयोग भी किया जा सकता है। अब यूपीआई क्या है? यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यह एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन यानी किसी भी भाग लेने वाले बैंकों में या कई बैंकिंग सुविधाओं को मर्ज करने, सिमलेस फंड राउटिंग और मर्चेंट भुगतान को एक झुंड में जोड़ने की शक्ति देती है। यानी यूपीआई जो होती है, यह एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खाते को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन, किसी भी भाग लेने वाले बैंक को कई बैंकिंग सुविधाओं को मर्ज करने, सिमलेस फंड राउटिंग और मर्चेंट भुगतान को एक झुंड में जोड़ने की क्या करती है? शक्ति देती है। यूपीआई जो है यह पीयर टू पीयर यानी संग्रह अनुरोध को पूरा करता है, जिसे आवश्यकता और अब सुविधा के अनुसार शेड्यूल और भुगतान किया जा सकता है। अब AEPS आधार इनेबल भुगतान प्रणाली। AEPS का अर्थ है आधार इनेबल भुगतान प्रणाली है। AEPS एक नई भुगतान सेवा है जो आधार का उपयोग करके बैंकों, वित्तीय संस्थानों को भारत में राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित की गई है। यह प्रणाली एक बैंक के नेतृत्व वाला मॉडल है जो आधार प्रमाणीकरण के उपयोग से किसी भी बैंक के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक मित्र के माध्यम से पॉइंट ऑफ सेल माइक्रो ATM पर ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन की अनुमति देता है। यानी यह प्रणाली एक बैंक के नेतृत्व वाला मॉडल है जो आधार प्रमाणीकरण के उपयोग से किसी भी बैंक के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक मित्र को माध्यम से पॉइंट ऑफ सेल माइक्रो ATM पर ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन की अनुमति देता है। अब कोई भी व्यक्ति नगद जमा एवं निकासी, बैलेंस इंक्वायरी एवं मिनी स्टेटमेंट के आधार पर टू आधार फंड ट्रांसफर की सुविधा लाभ उठा सकता है। अब ई वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जिसे किसी भी डिजिटल वॉलेट कहा जाता है, यह एक सुरक्षित स्थान है जिसमें एक या एक से अधिक मुद्रा पर्स होता है। क्या होता है? मुद्रा पर्स होते हैं। आपके दुकानदार ई वॉलेट को कई अलग अलग तरीके से फंड कर सकते हैं। एक बार वित्त पोषित होने के बाद दुकानदार सामान या सेवाएं खरीदने के लिए ऑनलाइन ई वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं। अब पेटीएम क्या है? पेटीएम भारत में सबसे लोकप्रिय ई वॉलेट है। पेटीएम जो भारत में सबसे क्या लोकप्रिय ई वॉलेट है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे अनुमोदित और अधिकृत किया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे अनुमोदित और क्या क्या अधिकृत किया गया है। यह भारत में मौजूदा सबसे बहुमुखी मोबाइल वॉलेट में से एक है। यह भारत में मौजूदा बहुमुखी मोबाइल वॉलेट में से क्या है, एक है। अब है मोबीक्विक। क्या है, मोबीक्विक। यह ई वॉलेट इकोसिस्टम का एक और प्रमुख माध्यम है। यह भुगतान के विकल्पों की मेजबानी भी प्रदान करता है। यह ई वॉलेट इकोसिस्टम का एक और प्रमुख माध्यम है। यह भुगतान के विकल्पों की मेजबानी भी प्रदान करता है और डोमिनोज पिज़्ज़ा, बिग बाजार, पिज़्ज़ा हट, जोबंग शॉप, सीएल क्लोज, नापतोल, मेक माई ट्रिप, पेपरफ्लाई, बुक माई शो और अधिक जैसे कई लोकप्रिय और प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ भागीदारी की है। अब है ऑक्सीजन वॉलेट। 20 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता आधार होने का दावा करते हुए यह मोबाइल वॉलेट भारत में सबसे लोकप्रिय वॉलेट में से एक है। 20 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता आधार होने का दावा करते हुए यह मोबाइल वॉलेट भारत में सबसे लोकप्रिय वॉलेट में से एक है। कौन, ऑक्सीजन वॉलेट। मोबीक्विक और पेटीएम की तरह ऑक्सीजन वॉलेट भी आरबीआई द्वारा अनुमोदित है और यह वास्तव में पहला गैर बैंक वॉलेट होने का दावा करता है जो तत्काल भुगतान करने की अनुमति देने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनसीपीआई के साथ गठजोड़ करने में कामयाब रहा है। कौन, मोबीक्विक के, ठीक है, और पेटीएम। अब एक लेनदेन में अधिकतम INR 5,000 तक ही सीमित है और एक महीने में INR 10,000 से अधिक नहीं स्थानांतरित किया जा सकता है। अब है साइट्स वॉलेट। क्या है, साइट्स वॉलेट। यह एक लोकप्रिय भुगतान गेटवे है जो मूवीज, डिनर और ड्रिंक बिल पेमेंट, मिनी ट्रांसफर, सब कुछ केवल कुछ टैक्स के साथ। यह साइट्स वॉलेट भारतीय रिजर्व बैंक लाइसेंस प्राप्त किया है। अब है इट्स कैश। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत इट्स कैश एक मोबाइल वॉलेट है जो कि इट्स कैश कार्ड लिमिटेड द्वारा संचालित है। यह एक्सेल ग्रुप का हिस्सा है जो $2.4 बिलियन के कारोबार का समूह है। इट्स कैश बैंक खाते में सुरक्षित मनी ट्रांसफर विकल्प के साथ एक समग्र भुगतान समाधान प्रदान करता है। यह एक डिजिटल लेनदेन की अनुमति देता है जैसे बैलेंस ट्रांसफर, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, मूवी टिकट खरीद, रेलवे टिकट बुकिंग आदि होता है। अब है गूगल पे। क्या है गूगल पे? गूगल पे पहले तेज के रूप में जाना जाता था। मोबाइल डिवाइसेस पर एक लोकप्रिय डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म है जो बिल के लिए ऑनलाइन पेमेंट, शॉपिंग और आपके बैंक खाते से सीधे भुगतान की अनुमति देता है। अब है आईसीआईसीआई पॉकेट्स। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा निर्मित और संचालित पॉकेट एक और अत्यधिक लोकप्रिय डिजिटल वॉलेट है। यह डिजिटल वॉलेट वीज़ा द्वारा संचालित है। यह केवल एक ही बैंक यानी आईसीआईसीआई बैंक के उपयोगकर्ता तक सीमित नहीं है। दरअसल किसी भी बैंक का उपयोगकर्ता इस वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं और खाते में 20,000 शेष राशि ले सकते हैं। यह आईसीआईसीआई बैंक के साथ बचत खाते के लिए आवेदन करने का एक यूनिक विशेषता के साथ आता है। अब है एसबीआई बड़ी। भारतीय स्टेट बैंक उन लोगों के लिए एक पूर्ण है जो ई वॉलेट ऐप भी प्रदान करता है जो डिजिटल वॉलेट का उपयोग करना पसंद करते हैं। यह 13 भाषाओं में उपलब्ध है। कितने भाषाओं में? 13 भाषाओं में उपलब्ध है। यह वॉलेट पैसे भेजने, पैसे मांगने, मोबाइल और डीटीएच सेवाओं को रिचार्ज करने, यूटिलिटी बिलों का भुगतान करने और सिनेमा टिकट बुक करने और होटल और उड़ाने आदि का अनुमति देता है।
अब है SBI बड़ी के सबसे अच्छे प्रोडक्ट में से एक है यह कि आप वास्तव में अपने इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप अपने बड़ी बड़ी खाता को सुपरचार्ज कर सकते हैं। अब एक बार इंटरनेट बैंकिंग सक्षम हो जाने के बाद आप वास्तव में अपने वॉलेट में 50,000 रुपये का बैलेंस रख सकते हैं। प्रतिदिन 50,000 रुपये तक, महीने में 1,00,000 रुपये तक लेन देन कर सकते हैं। HDFC पैकेज। HDFC बैंक पेजैप का एक पूर्ण भुगतान समाधान है जो आपको सिर्फ एक क्लिक में भुगतान करने की शक्ति देता है। पेजैप के साथ आप अपने मोबाइल पर पार्टनर ऐप्स पर खरीदारी कर सकते हैं, मूवी टिकट खरीद सकते हैं, किराने का सामान खरीद सकते हैं, फ्लाइट टिकट और होटल बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं और स्मार्ट बाय शानदार छूट पा सकते हैं HDFC बैंक से। अब अपनी संपर्क सूची में अपने बैंक खाते से किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं और अपने मोबाइल DTH और डेटा कार्ड और बहुत से रिचार्ज कर सकते हैं। KYC शिकायत की सुविधा होने के सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि आप पेज़ैप के माध्यम से पैसा लोड और भेजना जारी रख सकते हैं। पेज़ैप, ठीक है। अब है POS पॉइंट ऑफ सेल। POS एक खुदरा लेन देन करने की सही जगह है। यह वह बिंदु है जिस पर कोई ग्राहक माल के बदले या किसी सेवा के प्रदान के बाद व्यापारी को भुगतान करता है। क्या करता है? व्यापारी को भुगतान करता है। बिक्री के बिंदु पर व्यापारी ग्राहक के लिए एक चालान तैयार करेगा। बिक्री के बिंदु पर व्यापारी ग्राहक के लिए क्या करता है? चालान तैयार करेगा जो नगद रजिस्टर प्रिंट आउट हो सकता है या अन्यथा ग्राहकों द्वारा बकाया राशि की गणना करेगा और ग्राहकों की भुगतान करने के लिए विकल्प प्रदान करेगा। भुगतान प्रदान करने के बाद व्यापारी आमतौर पर लेन देन के लिए एक रसीद जारी करेगा और आमतौर पर रसीद प्रिंट की जाती है। अब है ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM को बैंक के सबसे महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी ATM को बैंक के सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए क्या किया? डिजाइन किया गया। यह अपने विशेष सुविधाओं के साथ प्लास्टिक कार्ड द्वारा संचालित है। अब राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड यानी NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT भारत के सबसे प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम में से एक है। नवंबर 2005 में शुरू किया गया है। NEFT एक सुविधा है जो बैंक ग्राहकों को 1-to-1 आधार पर आसानी से और सुरक्षित रूप से धन हस्तांतरण करने में सक्षम बनाता है। अब अन्य नवीनतम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी इंटरनेट टू थिंग्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स LOT का पूर्ण रूप इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अभिप्राय विभिन्न भौतिक उपकरणों या डिवाइसों या एम्बेडेड वस्तुओं के एक नेटवर्क से है। यह इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर एक्वायर्स है। अब एक्सक्यूट्स ऊर्जा को गति में परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक एक्ट्यूएटर गति उत्पन्न करने के लिए बाहरी शक्ति स्रोत जैसे बैटरी का उपयोग करते हैं। यह नेटवर्क कनेक्टिविटी का उपयोग करके सूचना का एक निःशुल्क प्रवाह एकत्र करता है और साथ ही यह डेटा का आदान प्रदान भी कर सकता है। अब इसे लोगों को प्रक्रिया कनेक्शन और डेटा विनिमय के स्मार्ट तरीके के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में मौजूदा महत्वपूर्ण घटक इस प्रकार हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मौखिक विनिमय, बुनियादी ढांचा, वेरिएबल एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के निम्नलिखित तत्व हैं। पहला है व्यक्ति, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा है थिंग्स, चौथा है डाटा। व्यक्ति, प्रोसेस, थिंग्स, डाटा। हार्ड स्पीड इंटरनेट ऑफ थिंग्स में विकास और कार्यान्वयन में एक बड़ी कमी होगी क्योंकि यह कुशलता और पूर्वक और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स की
प्रमुख आवश्यकता में से एक है। अब जिंगबी प्रोटोकॉल इंटरनेट ऑफ थिंग्स कार्यान्वयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कम बिजली की खपत के लिए जाना जाता है। उपयोग के दौरान यह IEEE 802.15.4 2003 को मानकों में बनाए रखता है। अब WSM का अभिप्राय वायरलेस सेंसर नेटवर्क से है। इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन के नींव माना जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक आने वाली जोखिम और चुनौती को कहते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आने वाली जोखिम और चुनौती को कहते हैं गोपनीयता, प्राइवेसी, सुरक्षा, सिक्योरिटी, नेटवर्क कनेक्शन, अत्यधिक बिजली खपत। अब IIoT का अर्थ है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन की तुलना में यह बहुत अलग है। जब इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात आती है तो वे एरोस्पेस और रक्षा के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर की तरह भारी या महत्वपूर्ण मशीनों का उपयोग करते हैं। ये उपकरण एक नेटवर्क पर जुड़े होते हैं और इन उपकरणों में किसी की भी विफलता के कारण अत्यधिक खतरे की स्थिति पैदा हो जाती है। जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात आती है तो यह एक छोटे स्तर पर कार्यान्वित होती है, जहां अधिकतर खतरे की स्थिति के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह प्रक्रिया निष्पादन और बुद्धि के प्रति होती है, विधि के प्रति प्रभावी है। ठीक है। IoT के अनुप्रयोग निम्नलिखित अनुभव और कुछ उत्पादों की जांच करते हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े हैं, जैसे पहनने योग्य उपकरण। डिवाइस टू डिवाइस विकास के सबसे प्रचलित क्षेत्रों में से एक पहनने योग्य स्वास्थ्य उपकरण है। अब एक कनेक्टेड वाहन कोई भी कागज के नक्शे का उपयोग नहीं करता है। अधिकांश लोग अपरिचित स्थानों में अपना रास्ता खोजने के लिए इन कार नेविगेशन सिस्टम या अपने स्मार्टफोन पर गूगल मैप का उपयोग करते हैं। अब ये नेविगेशन सिस्टम परिष्कृत है, क्योंकि ड्राइविंग निर्देश प्रदान करने के बजाय कनेक्टेड वाहन, उदाहरण के लिए ऑडी कनेक्ट जैसे सिस्टम का उपयोग करके ट्रैफिक समस्याओं के बारे में चालक को सूचित कर सकते हैं। अब ईंधन भरने के लिए निकटतम स्थान खोजने में मदद कर सकते हैं और इसके साथ बहुत कुछ मदद करता है। अब होम ऑटोमेशन। आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े स्मार्ट डिवाइस आपको अपने घर पर बारीकी से निगरानी करने और बातचीत करने में क्या कहता है सक्षम बनाते हैं। अब कमरे में कोई नहीं होने पर कुछ LED आधारित प्रकाश व्यवस्था तथा खुद को बंद कर सकती है और अपने स्मार्टफोन के माध्यम से इंटरनेट पर दूरस्थ रूप से नियंत्रित भी किया जा सकता है। अब स्थान आधारित सेवा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कई उपयोगी सेवाएं भी प्रदान कर सकता है जो स्थान आधारित, उदाहरण के लिए बच्चे पर नज़र रखना, एल्डर केयर, स्थान आधारित मार्केटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स। शब्द बिग डेटा का तात्पर्य इस संपूर्ण डेटा को संग्रह से है जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यापार आदि में अपने लाभ के लिए क्या क्षमतापूर्वक इसके उपयोग करने से है। अब बड़ा डेटा कंपनियों को अपने व्यवसाय को बेहतर ढंग से समझने में या सक्षम बनाता है। उनके नियमित आधार पर एकत्र किए गए असंरचना और कच्चे डेटा से सार्थक जानकारी प्राप्त करने में यह मदद करता है। अब बिग डेटा भी कंपनियों को डेटा का उपयोग करके बेहतर व्यावसायिक निर्णय लेने क्या देता है, अनुमति देता है। अब बिग डेटा में 5V निम्न है। V यानी वॉल्यूम। यह वॉल्यूम का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात डेटा की मात्रा जो उच्च दर से बढ़ रही है। अब इसमें पेटाबाइट्स में डेटा की मात्रा मापी जाती है। V यानी वॉल्यूम।
वेग वह दर है जिस पर डेटा की मात्रा बढ़ती है। वेग वेग वह दर है जिस पर डेटा की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। सोशल मीडिया बढ़ते डेटा के वेग में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। एक भूमिका क्या करता है, निभाता है। वैरायटी वैरायटी से तात्पर्य डेटा के विभिन्न प्रकारों से है, अर्थात विभिन्न डेटा फॉर्मेट जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो आदि है। वेरिसिटी वेरिसिटी उपलब्ध डेटा की अनिश्चितता को संदर्भित करता है। वेरिसिटी उपलब्धता डेटा की क्या करता है, अनिश्चितता संदर्भित करता है। अब डेटा की उच्च मात्रा के कारण वेरिसिटी उत्पन्न होती है जो अपूर्णता और असंगति लाती है। भी यानी वेग वैल्यू डेटा को मूल्य में बदलने के लिए संदर्भित करता है। वैल्यू डेटा को मूल्य में बदलने के लिए क्या होता है, संदर्भित करता है। एक्सेस किए गए बिग डेटा को मूल्यों में बदलकर व्यवसाय राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं। एक्सेस किए गए बिग डेटा को मूल्यों में बदलकर व्यवसाय राजस्व क्या करता है, उत्पन्न कर सकते हैं। बिग डेटा विश्लेषण को उपयोगी जानकारी की खोज, निष्कर्ष की सूचना देने और निर्णय लेने का समर्थन करने के लक्ष्य के साथ डेटा के निरीक्षण, सफाई, रूपांतरण और मॉडलिंग की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। अब बिग डेटा एनालिसिस में बड़े पैमाने में पर विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र करना, विलय करना और इसे एक तरह से प्रस्तुत करना शामिल है, जिससे कि विश्लेषकों के लिए अंतिम उत्पाद डेटा वितरित करना आसान हो जाए, जो संगठन व्यवसाय के लिए बहुत उपयोगी है। विभिन्न संगठनों के उपयोग के लिए विभिन्न स्रोतों से बड़ी मात्रा में प्राप्त किए गए असंरचित डेटा को उपयुक्त डेटा उत्पाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया बिग डेटा क्या है, बिग डेटा एनालिटिक्स का मूल रूप है। डेटा विश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित चरण इस प्रकार है। अब व्यावसायिक समस्या का पता लगाने के बाद एक डेटा विश्लेषण को समस्या के मूल कारण का विश्लेषण होता है। अब डेटा विश्लेषण प्रक्रिया के इस चरण में डेटा विसंगतियों को डेटा के अंतर्गत मिसिंग वैल्यू की तरह देखते हैं। तीसरा है डेटा तैयार होने के बाद मॉडलिंग चरण शुरू होता है। मॉडलिंग एक पुनरावृत्त प्रक्रिया है जिसमें सुधार के लिए मॉडल को बार बार चलाया जाता है। डेटा मॉडलिंग व्यावसायिक समस्या के लिए सबसे अच्छा संभव परिणाम सुनिश्चित करता है। अब चौथा है, इस चरण में क्लाइंट द्वारा प्रदत्त मॉडल और डेटा विश्लेषक द्वारा विकसित मॉडल एक दूसरे के विपरीत इस बात को वैलिडेट करते हैं कि विकसित मॉडल को व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा या नहीं। अब पांचवा है, डेटा विश्लेषण मॉडल के इस अंतिम चरण में कार्यान्वयन प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। इसके बाद ट्रैकिंग यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि मॉडल सही तरीके से लागू किया गया है या नहीं। अब एक डेटा विश्लेषकों की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होती है। ग्राहकों के लिए व्यापार से जुड़े मुद्दों को हल करें और डेटा ऑडिट ऑपरेशन को परफॉर्म करें। अब सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग करके डेटा की व्याख्या करें। सुधार के अवसरों के लिए क्षेत्रों की पहचान करें। जटिल डेटा सेटों में रुझान या पैटर्न का विश्लेषण, पहचान और व्याख्या करें। अब प्राथमिक या द्वितीयक डेटा स्रोतों से डेटा प्राप्त करें। डेटाबेस डेटा सिस्टम बनाए रखें। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का उपयोग करके कोड समस्याओं का पता लगाएं और सही करें। अब एक्सेस सिस्टम विकसित करके डेटाबेस को सुरक्षित करना। डेटाबेस से डेटा विश्लेषण के लिए आवश्यक जानकारी के सॉर्ट करना बेहद जरूरी है। डेटा क्लीनिंग की एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें डेटा का निरीक्षण, किसी भी विसंगतियों को खोजने, दोहराव और गलत जानकारी को दूर करने आदि के लिए डेटा का निरीक्षण किया जाता है। डेटा क्लीनिंग के अंतर्गत डेटाबेस से किसी भी मौजूदा जानकारी को निकालना शामिल नहीं है। यह सिर्फ डेटा की गुणवत्ता को बढ़ाता है ताकि इसे विश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जा सके।
अब यह बड़े डेटा सेट को संसाधित करने, उन्हें सबसेट में विभाजित करने, प्रत्येक सबसेट को एक अलग सर्वर पर संसाधित करने और फिर प्रत्येक के लिए प्राप्त किए गए परिणामों को मिश्रित करने के लिए एक रूपरेखा है। अब डेटा एनालिसिस में के लिए उपयोग सर्वोत्तम KNIME यानी टेबल्यू, ओपन रिफाइन, IO, नोड XI, सॉल्वर आदि है। बिग डेटा एनालिसिस महत्वपूर्ण है। डेटा साइंस पर्सपेक्टिव, बिजनेस पर्सपेक्टिव, रियल टाइम यूजेबिलिटी पर्सपेक्टिव, जॉब मार्केट पॉसिबिलिटी। अब है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानते हैं। क्लाउड शब्द नेटवर्क या इंटरनेट को व्यक्त करता है। क्लाउड कुछ ऐसा है जो दूरस्थ स्थान पर मौजूद है। क्लाउड सार्वजनिक और निजी नेटवर्क यानी WAN या LAN या VPN पर सेवाएं प्रदान कर सकता है। अब ईमेल, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, ग्राहक संबंध प्रबंधन CRM जैसे ऐप्स क्लाउड पर निष्पादित होते हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का कार्य इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करना है। सॉफ्टवेयर और एनालिटिक्स से लेकर सुदृढ़ और सुरक्षित डेटा स्टोरेज और नेटवर्किंग संसाधनों तक सब कुछ क्लाउड के जरिए डिलीट किया जा सकता है। अब हर दिन अलग अलग क्लाउड आधारित एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। जब भी वेब के माध्यम से अपने सहयोगी का एक फाइल भेजते हैं तो एक मोबाइल ऐप का उपयोग करते हैं, एक छवि डाउनलोड करते हैं या ऑनलाइन वीडियो गेम खेलते हैं तो हर बार क्लाउड समाधान से लाभ उठाते हैं। ये सभी सेवाएं क्लाउड में संग्रहित होते हैं। अब वन ड्राइव, शेयर पॉइंट या किसी ईमेल सर्वर पर जानकारी संग्रहित करना, डेस्कटॉप डेटा हार्ड ड्राइव या USB स्टिक्स पर उस डेटा को रखने में बहुत अलग है। इसे इंटरनेट एक्सेस करने वाले किसी भी कंप्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं। अब व्यवसायों के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब सहयोग और उत्पादों में सुधार के साथ साथ लागत के अधिकाधिक कमी है। बेहतर डेटा सुरक्षा, बेहतर उपलब्ध और अत्याधुनिक तकनीकों तक पहुंच का विस्तार भी इसका अर्थ है। क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार। पब्लिक क्लाउड सेवाएं विकास प्रणालियों और वेब सर्वरों के लिए उत्तम है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग प्रदाता आपको उनके डिजिटल स्थान का एक छोटा सा टुकड़ा देगा जो उन्हें अन्य किराएदारों के साथ साझा करना होगा। अब इस प्रकार क्लाउड किफ़ायती होते हैं क्योंकि ज़्यादातर क्लाउड्स पे एज यू गो मॉडल संचालित करना होता है। क्लाउड का उपयोग किए गए आवश्यक घंटों की संख्या के अनुसार क्लाउड का भुगतान करते हैं। अब जब भी आप अपना काम पूरा करते हैं तो इससे बाहर निकल सकते हैं। इसकी आवश्यकता से अधिक भुगतान करने की कोई बाध्यता नहीं होती है। अब प्राइवेट क्लाउड्स अपने नाम अर्थात गोपनीयता के अनुरूप ही सेवाएं देते हैं। अब इसमें अपनी डिजिटल स्थान किसी और के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म आमतौर पर घर पर बनाए जाते हैं। प्राइवेट क्लाउड जो होते हैं आमतौर पर कहाँ बनाते हैं? घर पर बनाए जाते हैं। ये आपके व्यवसाय के लिए होते हैं। इन्हें थर्ड पार्टी डेटा केंद्र में भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है और ये हमेशा एक उन्नत स्तर की गोपनीयता पैदा कर सकते हैं। अब हाइब्रिड क्लाउड उपरोक्त दोनों हो सकते हैं। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? उपरोक्त दोनों हो सकते हैं, श्रेष्ठ है। यदि आप हाइब्रिड क्लाउड का उपयोग कर रहे हैं तो आप एक आंतरिक डेटाबेस को नियंत्रित कर सकते हैं। अब इसे ज़रूरत पड़ने पर सार्वजनिक क्लाउड का उपयोग कर सकते हैं। अब ऐसा कई बार हो सकता है जब आपको निजी क्लाउड के डेटा और एप्लीकेशन को पब्लिक क्लाउड जैसे अनुसूचित रख रखाव
ब्लैकआउट और प्राकृतिक आपदा के स्थानांतरित करने की क्या होती है, आवश्यकता होगी। अब है क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ, क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ निम्नलिखित है। उपयोगकर्ता के लिए आईटी स्ट्रक्चर, कंप्यूटर को कम लागत, बेहतर प्रदर्शन, कम रखरखाव के मुद्दे, तुरंत सॉफ्टवेयर अपडेट, ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच बेहतर समन्वयन, बैकअप और रिकवरी, ये सब क्या होता है, सब पॉइंट है। प्रदर्शन और सेलिब्रिटी, भंडारण क्षमता में वृद्धि, डेटा सुरक्षा में वृद्धि। अब वर्चुअल रियलिटी क्या है, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी एक त्रिआयामी कंप्यूटर जनित वातावरण का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा खोजा जा सकता है और उसके साथ बातचीत की जा सकती है। अब यह दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, यहाँ तक कि गंध जैसी कई इंद्रियों का अनुकरण करते हैं। कंप्यूटर इस कृत्रिम दुनिया के लिए एक पोर्टल में बदल जाता है। अब वह व्यक्ति इस आभासी दुनिया का हिस्सा बन जाता है या इसी वातावरण में तल्लीन हो जाता है और वहीं वस्तुओं को हेरफेर करने या कई कार्यों को करने में सक्षम होता है। अब वर्चुअल रियलिटी के अनुप्रयोग। वर्चुअल रियलिटी के लिए कई प्रकार के अनुप्रयोग है, जैसे आर्किटेक्चर, स्पोर्ट, मेडिसिन, एंटरटेनमेंट। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता जॉन मैकार्थी है। इनके अनुसार यह इंटेलिजेंस मशीन विशेष रूप से इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का विज्ञान है और इंजीनियरिंग है। यह एक कंप्यूटर नियंत्रण रोबोट या इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है, ठीक उसी तरह से जैसे बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है। अब इसका उपयोग आज कंप्यूटर विजन, भाषा पहचान, निर्णय लेने, धारणा, तर्क, संज्ञानात्मक क्षमता आदि विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। अब एआई का विकास मशीनों में वही बुद्धिमत्ता लाने के इरादे से शुरू हुआ है जो हम मनुष्यों में पाते हैं। एआई के निम्न लक्ष्य हैं। एक्सपर्ट सिस्टम क्रिएट करने के लिए वे सिस्टम जो बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, समझते हैं और अपने उपयोगकर्ता को सलाह देते हैं। मशीनों में ह्यूमन इंटेलिजेंस लागू करने के लिए ऐसे सिस्टम बनाना जो इंसानों की तरह समझ, सोच, सीखे और व्यवहार करें। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक विज्ञान प्रौद्योगिकी है जो कंप्यूटर विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग जैसे विषयों पर आधारित है। एआई का एक प्रमुख क्षेत्र मानव बुद्धि से जुड़े कंप्यूटर कार्यों को विकास में है, जैसे तर्क, सिखाना और समस्या समाधान। निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक या एक से अधिक क्षेत्र का बुद्धिमान प्रणाली के निर्माण में योगदान कर सकते हैं। अब एआई के कुछ निम्नलिखित अनुप्रयोग है, जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, चैटबॉट, सेंटिमेंट एनालिसिस और सेल्फ प्रेडिक्शन। ठीक है। अब सेल्फ ड्राइविंग कार, सेफियल एक्सप्रेस रिकग्निशन, ठीक है। इमेज टैगिंग। एआई में प्रोग्रामिंग भाषाएं निम्नलिखित है। पहला है पाइथन, आर, लिस्प, प्रोलोम, जावा। अब है ब्लॉकचेन। क्या है ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन एक के विकेंद्रीकृत वितरित डेटाबेस का अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड है। अब है बिटकॉइंस। पहली क्रिप्टो करेंसी के आविष्कार के साथ इस प्रौद्योगिकी को खोज की गई थी। अब यह एक विश्वसनीय दृष्टिकोण है और वर्तमान परिदृश्य में बहुत सी कंपनियां जो इसका उपयोग कर रही हैं, जैसे कि सब कुछ सुरक्षित है और क्योंकि यह आसानी से लंबे समय के लिए भरोसा किए जाने वाला एक खुला स्रोत दृष्टिकोण है।
ब्लॉकचेन का सिद्धांत यह है कि यह जानकारी को कॉपी किए बिना उपयोगकर्ता के बीच डाटा वितरित करने में सक्षम बनाता है। ब्लॉकचेन 3 तरह की होती है, जैसे पब्लिक, प्राइवेट एवं कंसोर्टियम। ठीक है। ब्लॉकचेन को स्टोरेज यूनिट होते हैं। अब वे नेटवर्क के लिए आधार होते हैं और ट्रांजैक्शन किया गया डेटा उनके भीतर संग्रहित होता है। इसे एक पुस्तक की तरह देखा जा सकता है। इसका प्रत्येक पेज एक ट्रांजैक्शन को दर्शाता है। ब्लॉक अपरिवर्तनीय है। ब्लॉक क्या है? अपरिवर्तनीय है। इसका यदि कोई डेटा रिकॉर्ड किया गया है तो उसे बदला या हटाया नहीं जा सकता है। ये अगला है, ये ब्लॉक अन्य ब्लॉकों के साथ रैखिक रूप से जुड़े हुए हैं और इसीलिए ये ब्लॉकचेन नामक एक श्रृंखला का गठन करते हैं। ब्लॉकचेन पर ब्लॉक डिजिटल टुकड़ों से बना होता है। विशेष रूप से उनके 3 भाग होते हैं। अब ब्लॉक ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी संग्रहित करते हैं। ब्लॉक ट्रांजैक्शन में भाग लेने वाले लोगों के बारे में जानकारी संग्रहित करते हैं। अब ब्लॉक जानकारी को संग्रहित करते हैं तो उन्हें अन्य ब्लॉक से अलग करती है। अब ब्लॉकचेन से संबंधित शब्दावली देखते हैं। अब ब्लॉकचेन में एक हैश एक ब्लॉक की पहचान की तरह होते हैं, जिसे विशिष्ट पहचानकर्ता भी कहा जाता है। एक ब्लॉकचेन की पहचान उसके हैश से होती है। किसी भी 2 ब्लॉक में एक ही हैश नहीं हो सकता। एक हैश एल्गोरिथम द्वारा डाटा की बड़ी से बड़ी मात्रा एक निश्चित लंबाई वाले हैश में बदल जाती है। अब एक समान हैश हमेशा एक समान डेटा में परिवर्तित परिणाम देता है, लेकिन डेटा की एक बिट भी बदलने से हैश पूरी तरह से बदल जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यानी कौन सा नेटवर्किंग के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर एक संदेश भेजने की एक विधि है? क्या है? ईमेल। क्या है? ईमेल है। दूसरा है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? बिंग मेल। कौन है? बिंग मेल। रेडिफ मेल है, याहू मेल है, जीमेल है, लेकिन बिंग मेल नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा प्रौद्योगिकी एक प्रकार की ऑनलाइन चैट है जो इंटरनेट पर वास्तविक समय का पाठ प्रसारण प्रदान करती है? कौन है? ऑप्शन नंबर ए है इंस्टेंट मैसेजिंग। कौन है? इंस्टेंट मैसेजिंग। चौथा नंबर कह रहा है कौन सा फेसबुक के स्वामित्व वाली एक फ्रीवेयर क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग और वॉइस ओवर आईपी सेवा है? कौन है? ऑप्शन नंबर बी है व्हाट्सएप। कौन है? व्हाट्सएप। अब 5वां नंबर है लिंक्डइन की सह-संस्थापक किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? रीड हॉफमैन के द्वारा। लिंक्डइन की स्थापना सह-स्थापक कौन है? रीड हॉफमैन। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन है वाइबर क्या है? वाइबर क्या है? सोशल नेटवर्किंग ऐप है। वाइबर क्या है? सोशल नेटवर्किंग ऐप है। 7वां है इंस्टाग्राम एक क्या है? फ्री है। इंस्टाग्राम एक क्या है? फ्री है। सॉरी, इंस्टाग्राम एक फ्री है नहीं, यानी फ्री है। ऑनलाइन फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन है, सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, यानी तीनों। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। अब 8वां नंबर का मेल का उपयोग क्लाइंट्स के साथ तब शुरू हुआ जब उपयोगकर्ता को मेल बॉक्स क्या है? मेल बॉक्स में ईमेल डाउनलोड करने की आवश्यकता होती है। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब किसी ईमेल का प्रेषक और रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हम केवल 2 क्या करते हैं? केवल 2 यानी उपयोगकर्ता एजेंट
केवल 2 उपयोगकर्ता एजेंट की आवश्यकता होती है। जब किसी ईमेल का प्रेषक और रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं तो इसमें केवल 2 उपयोगकर्ता एजेंट की आवश्यकता होती है। अब 10 नंबर है, फेसबुक मैसेंजर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी है इंस्टेंट मैसेजिंग। कौन है? इंस्टेंट मैसेजिंग। फेसबुक मैसेंजर का उदाहरण क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग। 11 नंबर है ट्विटर एक है। ट्विटर एक क्या है? ये दोनों है, यानी सोशल नेटवर्किंग और माइक्रो ब्लॉगिंग, सोशल नेटवर्किंग और माइक्रो ब्लॉगिंग। अब 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए क्या प्रदान करती है? क्या प्रदान करती है? यानी 2 चरणीय सत्यापन। क्या करती है? 2 चरणीय सत्यापन को करती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सोशल नेटवर्किंग अकाउंट का सुरक्षित करने का एक उचित उपाय है? ऑप्शन नंबर ए है अपने पासवर्ड को किसी भी प्रोसेसिंग नाम के साथ कभी न रखें। अपने पासवर्ड को किसी भी प्रोसेसिंग नाम के साथ कभी न रखें। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, यह फील्ड आपके संदेश की पहचानती है और आपके संदेश का पहला भाग है जिसे प्राप्तकर्ता देखता है। क्या है? सिग्नेचर। क्या है? सिग्नेचर। यह फील्ड आपके संदेश का पहचानती है और आपके संदेश का पहला भाग क्या है? इसे प्राप्तकर्ता को सिग्नेचर। 15 नंबर है, आप किस प्रकार की फाइल को ईमेल में संलग्न कर सकते हैं? इन सभी का। अब 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उपयोगकर्ता द्वारा हाल ही में मेल का एक संग्रह है जो पढ़ने और उत्तर देने, स्टोर करने या हटाने के लिए उपलब्ध है। क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर है इनबॉक्स। यानी उपयोगकर्ता द्वारा हाल ही में मेल का एक संग्रह है जो पढ़ने, उत्तर देने, स्टोर करने या हटाने के लिए क्या उपलब्ध है? क्या? इनबॉक्स। अब 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ISDN एक डिजी लॉकर टेलीफोन सेवा है जो किसी मौजूद सिग्नल टेलीफोन लाइन पर वॉइस डेटा का संचार कर सकती है और सूचना का नियंत्रण कर सकती है। ISDN का पूर्ण रूप क्या है? इंटरप्रेटर सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सपेंशन MIME को विकसित किया गया था जो कि टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो और वीडियो वाले ईमेल संदेशों को सपोर्ट करने के लिए, जो कि टेक्स्ट मैसेज को ऑडियो और वीडियो वाले ईमेल संदेश को सपोर्ट करने के लिए। अब 19 नंबर, यानी जीमेल का पहला संस्करण बनाया गया है, यानी 21 मार्च 2004 को। कब बनाया गया? 21 मार्च 2004 को जीमेल का पहला संस्करण कब बनाया गया? 21 मार्च 2004 को। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, डोनेम नाम है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी होगा। डोनेम नाम क्या है? उपयुक्त सभी है, जैसे कि एक अद्वितीय नाम जो एक वेबसाइट की पहचान करता है। बी है एक पते के रूप में कार्य करता है जो वेबसाइट का उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है। सी है इंटरनेट पते को याद रखने का एक आसान तरीका प्रदान करता है जो DNS द्वारा इसके संख्यात्मक पते को अनुवादित होता है। अब 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, टेलीग्राम एक क्या है? ये दोनों, यानी क्लाउड आधारित स्टैंड मैसेजिंग VoIP सेवा है। अब 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सूचना और प्रसारण प्रौद्योगिकी ICT जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है उसको वर्ष, यानी कब, क्या होगा 22 का? ऑप्शन नंबर सी होगा, 2004 में लॉन्च किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी ICT जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है, जो 2004 में लॉन्च किया गया था। अब 23वां क्वेश्चन कह रहा है, वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA रंगीन ग्राफिक्स
प्रदर्शन करने की एक प्रणाली है। यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? IBM के द्वारा। किसके द्वारा? IBM के द्वारा। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? कौन है? इसका आंसर यानी विकल्प में दिए गए सभी माइक्रोब्लाइजिंग साइट से उदाहरण है, जो कि इसका आंसर पेंडिंग है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? 26 का बी होगा 6 डिग्री। क्या होगा? 6 डिग्री। पहली सोशल मीडिया साइट कौन सा था? 6 डिग्री। अब 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा, इनमें से कौन सा गूगल का उत्पाद नहीं है? यानी आई ट्यून्स। क्या है? आई ट्यून्स। यानी कौन सा गूगल का उत्पाद नहीं है? आई ट्यून्स। 28 नंबर है, हॉटमेल। हॉटमेल किस में शुरू किया गया था? कब किया गया था हॉटमेल? 1995। हॉटमेल कब शुरू किया गया था? 1995 में। अब है 29 नंबर क्वेश्चन, ESS एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है तो उपयोगकर्ता को अद्यमिता संबंधी आंकड़ों को रूपांतरित करने में सक्षम बनाती है। ESS का पूर्ण रूप क्या है? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। क्या है? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम है। अब है 30 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से भारत में निर्मित सुपर परम कंप्यूटर 10,000 को डेवलपमेंट का नाम चुने। क्या है? 30 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, सीडैक पुणे। कौन होगा? सीडैक पुणे। दिए गए विकल्प, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को डेवलप करने का नाम दिया गया सीडैक पुणे। 31 नंबर है, ATM का पूरा नाम क्या है? ATM का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब 32 नंबर क्वेश्चन, यानी कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर डी है, इंटरनेट शब्दावली में IP का अर्थ इंटरनेट प्रैक्टिस है, क्योंकि ये गलत है। ठीक है। अब 34 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर, निम्नलिखित। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? कौन है? बी, यानी हैप्टिक। कौन है? हैप्टिक। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मार्क जू यानी 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी उनमें से कौन सा एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अब है संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए किसमें अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी? कब की गई थी? 1865 में। कब की गई थी? 1865 में। 36 नंबर क्वेश्चन है, परम शिवाय स्वदेशी तौर पर असेंबल्ड प्रथम सुपर कंप्यूटर किस में स्थापित किया गया था? IIT BHU। IIT BHU। अब 37 नंबर क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था? यानी सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1991 में किया गया था। 38 नंबर है, बैंडीकूट निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? एक जल निकास स्वैच्छिक रोबोट। एक जल निकास स्वैच्छिक रोबोट को बैंडीकूट निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? एक जल निकास स्वैच्छिक रोबोट को। 39 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? कौन है? ऑप्शन मोजेक। कौन है? मोजेक। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? मोजेक है। 40 नंबर है, सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित सागा 220 क्या है? सुपर कंप्यूटर। कौन है? सुपर कंप्यूटर। अब 41 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर है। कौन है? सुपर। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में
इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1998 में। कहाँ कब किया गया था? 1998 में। 43 नंबर क्वेश्चन है पिक्सल पिक्सल क्या है? किसी चित्र का सबसे छोटा भेद हिस्सा क्या? किसी चित्र का सबसे छोटा भेद हिस्सा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 16 नंबर चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।